गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस नए लेक्चर में हम लोग कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स की ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल को समझना होगा, समकोण त्रिभुज को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं तथा इनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है उनको भी समझ लेते हैं। तो बताइए एबीसी क्या है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, सर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब किसी भी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है उसे हम लोग सबसे पहले फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा अर्थात जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है उसके सामने का भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर मैं समकोण त्रिभुज एबीसी की बात करूं, अगर मैं इस समकोण त्रिभुज की बात करूं तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण क्या है अर्थात किस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है। तो आप लोग बोलिएगा, सर ये जो एंगल बी है इसका मान 90 डिग्री है, इस कोण का वैल्यू 90 डिग्री है और इस कोण के जस्ट सामने का भुजा एसी भुजा है। इस कोण के एक सेकेंड, इस कोण के सामने का भुजा एसी भुजा है। तो बताइए एसी भुजा इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी या फिर नहीं होगी। आप लोग बोलिएगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि एसी भुजा जो है वो कोण बी के सामने की भुजा है, समकोण के सामने की भुजा है, इसलिए एसी भुजा जो है इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं, ये एसी भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा है इस त्रिभुज की। ये सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा को ही समकोण त्रिभुज में कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। तो ये कर्ण भी है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस। ओके, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए किसी भी समकोण त्रिभुज में या फिर इस समकोण त्रिभुज में इस भुजा को छोड़ करके, इसी भुजा को छोड़ करके इन दो भुजाओं में से कौन सी भुजा लंब है तथा कौन सी भुजा आधार है। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? सुनिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब तथा आधार फिक्स नहीं होता है। लंब और आधार जो है वो कोण पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। अगर मैं इस समकोण त्रिभुज में कोण सी के अनुसार बात करूं, एंगल सी के अकॉर्डिंग बात करूं, तो क्योंकि कोण सी के जस्ट सामने का भुजा ए बी है, कोण सी के जस्ट सामने का भुजा ए बी है, तो कोण सी के अनुसार इस समकोण त्रिभुज का ए बी भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और अगर ए बी भुजा लंब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बीसी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कोण ए के अनुसार बात करूं इस समकोण त्रिभुज में, तो कोण ए के जस्ट सामने का भुजा बीसी भुजा है, तो बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा कोण ए के अनुसार। तो जाहिर सी बात अगर बीसी लंब होगा तो फिर ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इन बातों को बोर्ड पर फटाफट लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है अर्थात एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और
कोण बी के जस्ट सामने की भुजा AC भुजा है, इसलिए AC भुजा जो है इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। AC साइड सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी भुजा है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। तो ये इस समकोण त्रिभुज की कर्ण भी है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग इस समकोण त्रिभुज में एंगल C के अनुसार देखते हैं कि इन दोनों भुजा में से कौन सी भुजा लंब होगी तथा कौन सी भुजा आधार होगी। तो अब लिखिए, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C के अनुसार, एंगल C के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोण C के जस्ट सामने की भुजा AB भुजा है, इसलिए AB क्या हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब, और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो कोण C के अनुसार AB क्या हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, आधार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, आधार BC हो जाएगा। तथा कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो इसलिए कर्ण क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहा जाता है, कर्ण AC हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसी समकोण त्रिभुज में एंगल A के अनुसार देख लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सी भुजा लंब है तथा कौन सी भुजा आधार है। ओके, अब लिखिए, अगेन समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इस बार एंगल A के अनुसार, कोण A के अनुसार, तो बताइए कोण A के अनुसार लंब क्या हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा कोण A के जस्ट सामने का भुजा BC है, कोण A के जस्ट सामने का भुजा BC है, इसलिए BC क्या हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा। तो लंब परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है BC लंब है तो AB क्या हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा। तथा हाइपोटेनियस तो फिक्स ही रहता है, तो फिर कर्ण क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इस स्थिति में भी कर्ण AC ही रहेगा। ओके,
टेनियस इज इक्वल टू AC, AC, ओके। तो आई होप आप लोगों को समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं। और फिर से एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ओके। समझिए, एक मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने समकोण त्रिभुज पर आधारित, अर्थात समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक लेमा दिए थे, एक प्रमेय दिए थे, जिस लेमा का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। उस लेमा का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। उस लेमा के अकॉर्डिंग, उस प्रमेय के अकॉर्डिंग किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। फिर से सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस लेमा के अकॉर्डिंग किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ओके। तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले लिखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और बताइए पाइथागोरस कौन थे? तो कहिएगा पाइथागोरस एक महान मैथमेटिशियन थे, एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने ही ये प्रमेय दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस लेमा भी इसे बोल सकते हैं, पाइथागोरस लेमा। पाइथागोरस, ओके। और इसे पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो चलिए लिख लेता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है।
योगफल के बराबर होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब बताइए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? तो आप लोग जवाब दीजिएगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और अन्य दो भुजाओं में एक भुजा को लंब कहते हैं तथा दूसरी भुजा को आधार कहते हैं। तो हम लोग इस बेसिस पर क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है वो लंब तथा आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस लेमा के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं ना? इस स्टेटमेंट का, इस कथन का यही मतलब है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है वो लंब तथा आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। समझ रहे हैं ना? किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं में एक लंब होता है तथा दूसरा आधार। तो इस स्टेटमेंट का, इस कथन का यही अर्थ है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है वो लंब तथा आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं कि कर्ण का होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू लंब का होल टू दी पावर 2 प्लस आधार का होल टू दी पावर 2। अब क्या है कि बराबर के बाईं ओर से ये जो पावर 2 दिख रहा है, ये जो घात 2 दिख रहा है, इसको रिमूव कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। इस घात को रिमूव करते ही बराबर के दाईं ओर स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो चलिए इस पावर को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो फिर बताइए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? पावर को हटाते ही, घात को हटाते ही ओनली कर्ण बच जाएगा और कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का होल टू दी पावर 2 प्लस आधार का होल टू दी पावर 2। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब बताइए एक सेकेंड, अगर कहा जाए लंब निकालने के लिए, अगर इसी फॉर्मूला से लंब निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालिएगा? तो समझिए लंब कैसे निकालेंगे वो भी सीख लेते हैं। चलिए समझते हैं। लंब निकालना है ना, तो लंब को बराबर के किसी एक साइड अकेले रखना पड़ेगा। लंब को बराबर के किसी एक साइड अकेले रखना पड़ेगा। तो एक काम करिए, आधार को इधर भेज दीजिए। ओके, आधार को इधर भेज दीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो कर्ण का होल टू दी पावर 2 पहले से ही बराबर के बाईं ओर है और आधार का होल टू दी पावर 2 भी इधर आ जाएगा। तो बराबर के दाईं ओर आधार का होल टू दी पावर 2 प्लस साइन में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा? आधार का होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू बराबर के दाईं ओर अब केवल क्या बच जाएगा? तो कहिएगा बराबर के दाईं ओर अब केवल लंब का होल टू दी पावर 2 बच जाएगा। क्योंकि हम लोगों को केवल लंब निकालना है, इस घात 2 को हटाना पड़ेगा। घात 2 को हटाते ही बराबर के बाईं ओर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो हम लोग इधर क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो लिख दीजिए अंडर रूट कर्ण का
होल टू द पावर 2 माइनस आधार का होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू लंब। तो बताइए लंब बराबर क्या होता है? तो कहिएगा लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। इसी प्रकार बताइए आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर अगर आधार निकालना है तो आधार को बराबर की किसी एक तरफ अकेले रखना होगा, तो लंब स्क्वायर को इधर भेज दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कर्ण का होल टू दी पावर 2 माइनस आधार, सॉरी लंब को इधर भेज रहे हैं, तो लंब जो है बराबर के दाईं ओर प्लस में है, बाईं ओर आएगा तो माइनस में, तो माइनस लंब का होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू आधार का होल टू दी पावर 2 हो जाएगा। ओके, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाने पर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा अंडर रूट कर्ण का होल टू दी पावर 2 माइनस लंब का होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू आधार हो जाएगा। मतलब आधार का घात जो 2 था वो स्क्वायर रूट लगाने पर हट गया। समझ रहे हैं ना? तो बताइए आधार बराबर क्या होता है? तो कहिएगा आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बताइए अगर मैं इसी लेमा को, इसी थ्योरम को इस ट्रायंगल पर अप्लाई करूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई करूं, तो क्या रिजल्ट आएगा? आप लोग बोलिएगा सर फिर AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? AC का होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू AB का होल टू दी पावर 2 प्लस BC का होल टू दी पावर 2। जब इस लेमा को इस ट्रायंगल पर अप्लाई करिएगा तो इस लेमा के अकॉर्डिंग बताइए क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा AC का होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू AB का होल टू दी पावर 2 प्लस BC का होल टू दी पावर 2, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं। चलिए अब हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझते हैं। तो बताइए टोटल कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं? टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? आप लोग जवाब दीजिएगा सर टोटल 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अगर मैं साइन की बात करूं SIN, अगर मैं SIN इस साइन की बात करूं तो ये जो है ना, ये SINE इस साइन का एब्रीविएशन फॉर्म है। फिर से समझिए, ये साइन जो है इस साइन का, ये साइन जो है इस साइन का एब्रीविएशन फॉर्म है। समझ रहे हैं ना? एब्रीविएशन फॉर्म है अर्थात शॉर्ट फॉर्म है। तो ये साइन इस साइन का शॉर्ट फॉर्म है। इसी प्रकार कॉस जो है वो कोसाइन का एब्रीविएशन फॉर्म है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। इसी प्रकार tan जो है वो टेंजेंट का टेंजेंट का एब्रीविए टेंजेंट का एब्रीविएशन फॉर्म शॉर्ट फॉर्म tan है। समझ रहे हैं ना?
इसी प्रकार अगर मैं कौशिक की बात करूं तो कौशिक जो है वो को सेकेंड की एब्रीविएशन फॉर्म है, समझ रहे हैं ना। ये कौशिक जो है इसका एब्रीविएशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, संक्षेप रूप है। इसी प्रकार सेक जो है सेकेंड का सेकेंड का संक्षेप रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। इसी प्रकार कॉट जो है को टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो बताइए हम लोग क्या समझे हैं? हम लोग समझे हैं कि साइन जो है SINE का शॉर्ट फॉर्म है, कॉस जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, टेन जो है टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉसेक जो है कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, सेक जो है सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, और कॉट जो है को टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो फिर आप लोग पूछिएगा सर हम लोग डायरेक्ट इसको काहे नहीं लिखते हैं? तो हम लोग डायरेक्ट इसको इसलिए नहीं लिखते हैं, इन सभी को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये आसानी से अध्ययन करने के लिए इन सभी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज के शॉर्ट फॉर्म का अध्ययन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म को लिखते हैं। ओके, अब समझिए क्या है कि साइन ऑफ थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। साइन ऑफ थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर साइन थीटा जो है वो साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसको क्लियरली आप लोग सुनिए और समझिए। साइन थीटा जो है साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, यही ऑफ का मीनिंग देता है, समझ रहे हैं ना। स्मॉल ब्रैकेट ही ऑफ का मीनिंग देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ बोलते हैं। ओके, तो साइन ऑफ थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार को साइन ऑफ थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेंजेंट ऑफ थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार को सेकेंड ऑफ थीटा को सेकेंड ऑफ थीटा को कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार सेकेंड ऑफ थीटा को सेक थीटा लिखा जा सकता है, और को टेंजेंट ऑफ थीटा को टेन थीटा लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो साइन ऑफ थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है, कोसाइन ऑफ थीटा को कॉस थीटा लिखा जा सकता है, टेंजेंट ऑफ थीटा को टेन थीटा लिखा जा सकता है, कोसेकेंट ऑफ थीटा को कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार सेकेंड ऑफ थीटा को सेक थीटा लिखा जा सकता है, साथ ही साथ को टेंजेंट ऑफ थीटा को भी टेन थीटा लिखा जा सकता है। ओके, और हाँ एक चीज फटाफट लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां जो है जैसे मैंने लिखा है साइन ऑफ थीटा को साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है ना साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। तो इसी बात को यहां पर लिख दीजिए कि साइन थीटा जो है साइन थीटा साइन एवं थीटा का गुणनफल नहीं है।
गुणनफल नहीं है। ओके, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं। तो बताइए इसी प्रकार साइन ऑफ एक्स को क्या लिखा जा सकता है? तो सबसे पहले इसे क्या पढ़ेंगे? तो कहिएगा इसे पढ़ेंगे साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स को साइन एक्स लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार को सेकेंड ऑफ एक्स को क्या लिखा जा सकता है? तो कहिएगा को सेकेंड ऑफ एक्स को कॉसेक एक्स लिखा जा सकता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग समकोण त्रिभुज में इन सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के यूज को समझते हैं, प्रयोग को समझते हैं। तो फटाफट एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ए बी सी। मान लेते हैं कि इस कोण का वैल्यू थीटा डिग्री है। इस कोण का वैल्यू कितना है? थीटा डिग्री है। ओके, और हाँ, इस कोण के अकॉर्डिंग ये ए बी भुजा क्या हो जाएगा? लंब। बी सी भुजा क्या हो जाएगा? आधार। और ये ए सी क्या होगा? कर्ण। ओके, तो बताइए इस समकोण त्रिभुज में इस थीटा डिग्री का साइन वैल्यू क्या होगा? इस थीटा डिग्री का साइन वैल्यू क्या होगा? तो कहिएगा इस समकोण त्रिभुज में थीटा डिग्री का साइन वैल्यू क्या होगा? समझिए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, इसको फटाफट लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। और लंब को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? तो कहिएगा लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तथा कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो पी है, तथा हाइपोटेनियस शब्द का फर्स्ट लेटर एच है। इसलिए साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच भी लिख देते हैं। समझ रहे हैं ना? साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच भी लिख देते हैं। ओके, इसी प्रकार समझिए, इसी प्रकार अगर थीटा के कोसाइन वैल्यू की बात करें, तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बताइए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो कहिएगा सर आधार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो क्योंकि बेस का फर्स्ट लेटर बी है और हाइपोटेनियस का फर्स्ट लेटर एच है, इसलिए कॉस थीटा बराबर बी बाय बी अपॉन एच भी लिख देते हैं। ओके, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच भी लिख देते हैं। ओके,
अब हम लोग समझते हैं थीटा के टेन वैल्यू को, कि थीटा के टेन वैल्यू बराबर क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर पी है, तथा आधार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, बेस का फर्स्ट लेटर बी है, इसलिए टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। टेन थीटा को टेन थीटा के बराबर पी अपॉन बी भी लिख देते हैं, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार अगर मैं थीटा के कॉसेक वैल्यू की बात करें तो बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो कहिएगा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब, और हाइपोटेनियस का फर्स्ट लेटर एच होता है, इसलिए एच अपॉन परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर पी होता है, इसलिए पी। तो कॉसेक थीटा बराबर एच अपॉन पी भी लिख देते हैं, ओके, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए फटाफट। तो सेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन आधार होता है, कर्ण अपॉन आधार। हाइपोटेनियस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एच, तथा बेस का फर्स्ट लेटर बी। तो सेक थीटा बराबर एच अपॉन बी भी लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। तो बेस का फर्स्ट लेटर बी और परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर पी, इसलिए कॉट थीटा बराबर बी अपॉन पी भी लिख देते हैं। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो कहिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तथा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो बताइए इसको देख करके आप लोगों के मन में क्या आ रहा है। तो कहिएगा सर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, मतलब इसका उल्टा है, ये है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, समझ रहे हैं ना। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, आधार बट्टे कर्ण, और यहाँ पर क्या है, कर्ण बट्टे आधार, मतलब आधार बट्टे कर्ण का रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब आधार बट्टे कर्ण का रेसिप्रोकल सेक थीटा के बराबर लिखा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, इसी प्रकार टेन थीटा जो है इसका उल्टा है कॉट थीटा का, या फिर कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, और कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा है। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको रिलेट करके आगे के प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ओके। तो चलिए अब मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं। अब हम लोग समझते हैं फटाफट। देखिए लिखिए रेसिप्रोकल ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, अर्थात त्रिकोणमितीय
फॉर्मूला के व्युत्क्रम। चलिए फटाफट हम लोग इसे समझते हैं। तो साइन थीटा का समझिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। फिर से सुनिए, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। इसी प्रकार कॉस का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा होता है सेक, तथा सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस। इसी प्रकार टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट तथा कॉट का व्युत्क्रम होता है टैन। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए, फिर हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बताइए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक तथा कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। इसी प्रकार कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक और सेक का व्युत्क्रम कॉस, टैन का व्युत्क्रम कॉट, कॉट का व्युत्क्रम टैन। समझ रहे हैं ना? मतलब हम लोग सिंपल भाषा में इस तरह से बोल सकते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। समझ रहे हैं ना? अब आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिए, भाई बताइए व्युत्क्रम कितने प्रकार की होती है? व्युत्क्रम कितने प्रकार की होती है? देखिए व्युत्क्रम जो है रेसिप्रोकल जो है वो दो प्रकार की होती है। समझ रहे हैं ना? इसे हम लोग फटाफट समझते हैं। रेसिप्रोकल दो प्रकार की होती है। रेसिप्रोकल दो प्रकार की, एक होता है एडिटिव इनवर्स, जिसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, और एक दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। एक सेकेंड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझिए, देखिए एडिटिव इनवर्स को हिंदी में योगात्मक विलोम बोलते हैं। योगात्मक विलोम या फिर प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को गुणात्मक विलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणात्मक विलोम, गुणात्मक विलोम या फिर प्रतिलोम, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? गुणात्मक प्रतिलोम और इसको योगात्मक प्रतिलोम लिख दीजिए। ओके, योगात्मक प्रतिलोम। इसको फटाफट हम लोग समझते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बताइए 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं बताइए 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा, क्या होगा? सुनिए, 4 में कितना जोड़ने पर, 4 में कितना जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त होगा? फटाफट बोलिए, 4 में कितना ऐड कर देने पर योगफल शून्य प्राप्त होगा? तो आप लोग बोलिएगा सर 4 में -4 को ऐड कर देने पर योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा? तो कहिएगा 4 के स्थान पर 4, इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो प्रोडक्ट माइनस आएगा, और 4 के स्थान पर 4, 4 में से 4 को लेस करिएगा 0। मतलब 4 में -4 को ऐड कर देने पर योगफल कितना आ गया? शून्य आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4 होगा। 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -4 होगा। इसी प्रकार
-4 का भी योगात्मक प्रतिलोम 4 होगा। फिर से समझिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं बताइए -5 में कितना जोड़ देने पर, कितना ऐड कर देने पर योगफल 0 प्राप्त होगा, तो आप लोग बोलिएगा -5 में +5 को ऐड कर देने पर, -5 में +5 को ऐड कर देने पर योगफल 0 प्राप्त होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 है, क्योंकि -5 में 5 को जोड़ने पर योगफल 0 आता है। समझ रहे हैं ना? तो -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 होगा तथा 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। अब हम लोग फटाफट गुणात्मक प्रतिलोम को समझ लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग इस पर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पर अप्लाई करने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए बताइए 4 में कितना से गुना कर दें कि प्रोडक्ट गुणनफल 1 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। तो आप लोग जवाब दीजिएगा सर 4 में 1/4 से गुना कर दीजिएगा तो गुणनफल 1 प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार बताइए कि -5 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो आप लोग जवाब दीजिएगा सर -5 में -1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो गुणनफल 1 प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 में 1/4 से गुना करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हुआ? 1 हुआ प्राप्त। इसलिए 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 होगा। समझ रहे हैं ना? 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/4 तथा 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4 होगा। समझे? क्योंकि 1/4 में 4 से गुना करने पर गुणनफल कितना आ जाएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार -5 में 1/-5 से गुना करने पर या फिर -1/5 से गुना करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। इसलिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/5 होगा। इसी प्रकार -1/5 में भी -5 से गुना करने पर गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो -1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? समझिए, हम लोग देख रहे हैं जैसे हम लोगों को, जैसे मान लीजिए 4 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। अगर 4 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 4 को 1 के डिनोमिनेटर में लगा देंगे। समझ रहे हैं ना? अगर हम लोगों को 4 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? 1 के बट्टे में 4 लगा देते हैं। इसी प्रकार अगर 5 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, 5 को 1 के बट्टे में लगा देंगे। इसी प्रकार अगर cos का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, cos का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, cos को 1 के बट्टे में लगा देंगे। ओके। इसी प्रकार अगर tan का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, tan को भी 1 के बट्टे में लगा देंगे। समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब आप लोग फटाफट इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। चलिए अब हम लोग फटाफट इसको समझते हैं। देखिए, क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है। और बताइए साइन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? इधर समझिए, बताइए साइन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिएगा सर साइन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/, साइन होगा ना? साइन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/, साइन होगा। और हाँ, साइन का रेसिप्रोकल कितना दिया हुआ है? सॉरी, साइन का इनवर्स क्या होता है? तो कहिएगा साइन का इनवर्स कोसेक होता है, साइन का इनवर्स कोसेक होता है। और ये भी, ये जो 1/, साइन थीटा है, ये भी क्या है? कहिएगा ये भी साइन का इनवर्स है। समझ रहे हैं ना? ये कोसेक थीटा भी साइन का इनवर्स है, साथ ही साथ ये 1/, साइन थीटा भी साइन का इनवर्स है। मतलब 1/, साइन थीटा तथा ये कोसेक थीटा दोनों ही साइन का ही इनवर्स है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोसेक थीटा जो है 1/, साइन थीटा के बराबर होगा? फिर से सुनिए, कोसेक थीटा भी साइन थीटा का इनवर्स है, साथ ही साथ 1/, साइन थीटा भी साइन थीटा का इनवर्स है। मतलब ये कोसेक थीटा तथा 1/, साइन थीटा ये दोनों ही साइन थीटा का ही इनवर्स है। समझ रहे हैं ना? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा 1/, साइन थीटा के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना? या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए दोनों का
दोनों का आर सॉरी LHS बराबर है, दोनों का LHS बराबर है, इधर भी LHS में साइन थीटा है और इधर भी LHS में साइन थीटा है, तो RHS भी क्या होगा बराबर, इसलिए हम लोग कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो हम लोग बताइए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिख सकते हैं। या फिर एक बात और बताइए फटाफट बोलिए क्या सर, तो हमें पता है कि कोसेक थीटा का बताइए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कोसेक थीटा में 1/, कोसेक थीटा से गुना कर देने पर गुणनफल 1 आ जाएगा, इसलिए कोसेक थीटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/कोसेक थीटा होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोसेक थीटा का इनवर्स साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा का इनवर्स साइन थीटा होता है। समझ रहे हैं ना, तो क्योंकि दोनों का LHS बराबर है इसलिए RHS भी क्या हो जाएगा बराबर, इसलिए हम लोग साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। या फिर इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 1/कोसेक थीटा भी कोसेक थीटा का इनवर्स है तथा साइन थीटा भी कोसेक थीटा का इनवर्स है, इसलिए 1/कोसेक थीटा तथा साइन थीटा आपस में बराबर होगा। समझ रहे हैं ना, तो चलिए फटाफट हम लोग इस रिलेशन को लिख लेते हैं। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होगा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होगा, इस प्रकार सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होगा, क्योंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1/सेक थीटा, इसी प्रकार सेक थीटा का इनवर्स 1/कॉस थीटा है। तो बताइए, तो क्या tan थीटा को 1/cot थीटा के बराबर लिख सकते हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार cot थीटा बराबर 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। अब एक बात फटाफट समझिए आप लोग, बोलिए क्या, क्योंकि बराबर के दाईं ओर कोसेक थीटा जो है एक के डिनोमिनेटर में एक के हर में है, तो जब कोसेक थीटा को बराबर की बाईं ओर लाएंगे तो कोसेक थीटा गुना में आ जाएगा, साइन थीटा के गुना में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, और बराबर के दाईं ओर क्या बच जाएगा, तो कहिएगा बराबर के दाईं ओर केवल 1 बच जाएगा। तो बताइए हम लोग इसे, तो कोसेक थीटा को बराबर के दाईं ओर से बाईं ओर लेकर के आइए, तो बराबर की बाईं ओर साइन थीटा पहले से है, और जब कोसेक थीटा आएगा बाईं ओर तो दाईं ओर हर में है, एक के हर में है एक के डिनोमिनेटर में है, जब इसको उठाकर इधर लाएंगे तो गुना में आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बराबर के दाईं ओर अब केवल 1 बच गया है। समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार हम लोग साइन थीटा को इधर लेकर के आइए तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। इसी प्रकार सेक थीटा को इधर लेकर के आइए क्या हो जाएगा, तो कहिएगा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार कॉस थीटा को इधर लेकर के आइए तो हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉट थीटा भी इधर लेकर के आइए तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी प्रकार tan थीटा को जब इधर लेकर के आइएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो आई होप आप लोगों को इन सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच का रिलेशन समझ में आ गया होगा, तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं। तो बताइए आज के लेक्चर में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या समझे हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा सर। सबसे पहले तो समझे हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने का भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, तथा समकोण त्रिभुज में लंब और आधार जो पहले से फिक्स नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, वो कोण पर डिपेंड करता है, कोण के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या समझे, उसके बाद हम लोग समझे हैं कि पाइथागोरस द्वारा एक लेमा दिया गया था, पाइथागोरस द्वारा एक प्रमेय दिया गया था, जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और उस प्रमेय के अकॉर्डिंग किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग क्या समझे कि टोटल 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, समझ रहे हैं ना, और वे सारे ही रेशियोज किन वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है वो भी हम लोग देख लिए, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लिए कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का इनवर्स कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।